आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली में मस्जिद के पास बवाल, पुलिस वालों के शरीर पर लगे कैमरों से पत्थरबाजों की पहचान। अगले 48 घंटे में 3 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ कथित नारेबाजी पर जेएनयू का बयान। वेनेजुएला के बाद ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड। भारत से युद्ध का पाकिस्तान को फायदा। मुझे महाभियोग के जरिए हटा देंगे चुनाव से पहले ट्रंप की घबराहट। ताइवान पर हमले करने पर हताहत हो सकते हैं चीन के 1 लाख सैनिक। ये तो रुक ही नहीं रही, 2 दिन में चांदी 20,000 रुपए महंगी। हादसे में दोनों हाथ गंवाकर भी नहीं टूटा हौसला। और आईसीसी ने ठुकराई बांग्लादेश की मांग। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने के दौरान बवाल हुआ। देर रात चले इस अभियान में कुछ असामाजिक तत्वों ने मौके पर तैनात पुलिस बल पर पत्थरबाजी शुरू कर दी है, जिसमें 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिन पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी के दौरान बॉडी कैम लगाए हुए थे, उनके बॉडी कैम फुटेज और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पत्थरबाजी करने वालों की पहचान की गई। 10 पत्थरबाजों को हिरासत में ले लिया गया है। जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस और एमसीडी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह डिमोलिशन ड्राइव किसी धार्मिक स्थल के खिलाफ नहीं थी, बल्कि यह पूरी तरह से हाई कोर्ट के आदेश के तहत अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई थी। देश के उत्तरी इलाके में जहां भीषण शीतलहर और घने कोहरे का कहर जारी है, वहीं इस बीच मौसम विभाग ने 3 राज्यों के लिए मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। इतना ही नहीं, उत्तर भारत के 11 शहरों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह यात्रा करने वाले लोगों के लिए विशेष चेतावनी है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में आज ठंड कहर बरपाने वाला है। सबसे चौंकाने वाली बात कोलकाता के लिए रही, जहां मंगलवार को जनवरी का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में देश के दक्षिणी राज्य केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मछुआरों को इस दौरान सावधान रहने के लिए कहा गया है। बारिश के चलते इन राज्यों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक कम होगी। बता दें कि बीते दिनों उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी ऊंचाई वाले भाग में बारिश हुई थी। हालांकि फिलहाल बारिश की संभावना कम है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादास्पद नारे लगाने के आरोप में विश्वविद्यालय प्रशासन ने बयान जारी किया है। जेएनयू प्रशासन ने बयान में कहा कि इस घटना में शामिल स्टूडेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें तुरंत यूनिवर्सिटी से सस्पेंड, निष्कासित या अस्थायी रूप से बाहर किया जाएगा। साल 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद जेएनयू के स्टूडेंट्स के एक समूह ने सोमवार रात कथित तौर पर विश्वविद्यालय परिसर के अंदर ये नारे लगाए, जिसका कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यालय उनकी विदेश नीति के महत्वाकांक्षाओं के मुताबिक आकार ले रहा है। उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ अपनी धमकियों को बिल्कुल नाटकीय अंदाज में अंजाम दिया। रात के वक्त की गई एक कार्रवाई में वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को राजधानी काराकास में भारी किलेबंदी के बीच पकड़ लिया गया। इस अभियान का जिक्र करते हुए ट्रंप ने साल 1823 के मुनरो ड्रोकिट्रन को फिर से सामने रखा और उसे नया नाम दिया। ड्रोनो ड्रोकिट्रन जेम्स मुनरो अमेरिका के 5वें राष्ट्रपति थे। इस दौरान मुनरो ड्रोकिट्रन अमेरिकी विदेश नीति का अहम हिस्सा थी, जिसके मुताबिक पश्चिमी गोलार्ध यानी अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपीय शक्तियों के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। भारत के हाथों ऑपरेशन सिंदूर में पिटने वाली पाकिस्तान का कहना है कि पिछले साल हुए सैन्य टकराव का उसे फायदा हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के साथ
4 दिनों के सैन्य टकराव के बाद पाकिस्तान को मिलिट्री एयरक्राफ्ट निर्यात के ऑर्डर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आसिफ ने कहा कि अगर ये ऑर्डर पूरी तरह मिल जाते हैं तो उसे कंगाल पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर निर्भरता खत्म हो सकती है। ख्वाजा आसिफ का बयान ऐसे समय में आया जब एक उच्च स्तरीय बांग्लादेशी रक्षा प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल शहीद अहमद बाबर सिद्दीकी से मिला था। रिपोर्टों में बताया गया कि पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख ने बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल में JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट की संभावित बिक्री पर चर्चा की। JF-17 थंडर एक मल्टी रोल फाइटर है। इसे चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है। पाकिस्तानी सेना 1 दशक से इसका इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका में एक साथ कई कारणों से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां दुनिया भर में वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई को लेकर चर्चा चल रही है, वहीं दूसरी ओर अब अमेरिका में अगले साल होने वाले मध्यावधि चुनाव को लेकर भी गहमागहमी बढ़ती जा रही है। इसी बीच इस चुनाव को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घबराहट भी सामने आई है। उन्होंने 2026 के मध्यावधि चुनाव को लेकर बड़ी चिंता जताते हुए कहा कि अगर इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार हो जाती है तो उन्हें महाभियोग के जरिए पद से हटाया जा सकता है। यह बात उन्होंने मंगलवार को हाउस रिपब्लिकन कांग्रेस रिट्रीट में कही। इस दौरान उन्होंने इस बात पर मुख्य रूप से जोर दिया कि अगर रिपब्लिकन पार्टी नवंबर में हाउस में नियंत्रण नहीं बना रख पाती है तो डेमोक्रेट्स उन पर महाभियोग का कारण ढूंढ लेंगे और फिर उसके जरिए उन्हें पद से हटा देंगे। चीन अक्सर ताइवान पर वर्चस्व साबित करने का प्रयास करता रहता है, लेकिन ताइवान पर हमला करना चीन के लिए फजीहत का कारण बन सकता है। अमेरिकी थिंक टैंक द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार अगर चीन ने ताइवान पर आक्रमण करने का प्रयास किया तो चीन के लगभग 1 लाख सैनिक हताहत हो सकते हैं और अंततः उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि चीन ताइवान, किनमेन और माटुसु द्वीपों पर नियंत्रण कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के साथ बड़े युद्ध से लेकर छोटे संघर्ष तक के परिदृश्यों के तहत चीन के लिए संभावित सैन्य, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय परिणामों का आंकलन किया गया। रिपोर्ट के एक लेखक जैक कपूर ने कहा कि युद्ध होने पर चीनी की सेना ताइवान के सैन्य और जापान तथा गुआम के स्थित अमेरिकी बलों पर हमले करेगी। चीन सैनिक ताइवान के तटों पर पहुंच सकते हैं, लेकिन उसे ताइवान और अमेरिकी की कार्रवाई से काफी नुकसान हो सकता है। सोना चांदी की कीमतें ने नए साल में भी गदर मचाना जारी रखा है। खास तौर पर चांदी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मंगलवार को सिल्वर प्राइस ने एक बार फिर से सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 1 केजी सिल्वर का वायदा भाव उछलकर 2.56 लाख रुपए के पार निकल गया। चांदी ही नहीं बल्कि सोना भी कुछ कम नजर नहीं आ रहा है और गोल्ड रेट में भी तेजी देखने को मिल रही है। चांदी की कीमत में तूफानी तेज का अंदाजा सिर्फ इस हफ्ते को 2 दिन में चढ़े भाव से लगाया जा सकता है। जी हां, MCX सिल्वर प्राइस इन दिनों में ही 20,134 रुपए प्रति किलो बढ़ गया है। बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन 2 जनवरी को 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी की कीमत 23,636 रुपए थी, जो कि मंगलवार को उछलकर 2,56,450 रुपए नए हाई लेवल पर पहुंच गए। कुकिंग रियलिटी शो मास्टर शेफ इंडिया का सीजन 9 शुरू हो चुका है। यहाँ देश भर के कई कंटेस्टेंट आकर अपने लजीज खाने का जायजा जज विकास खन्ना, कुणाल कपूर और रणबीर बरार को चखा रहे हैं। इस बीच शो के नए प्रोमो ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। सोशल मीडिया पर मेकर्स की तरफ से शेयर किए गए इस नए प्रोमो वीडियो में एक कंटेस्टेंट को देखा जा सकता है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं। शो के होस्ट प्रतितोष त्रिपाठी कंटेस्टेंट रत्ना तमंग को अपने साथ लेकर आते हैं। तमंग से जज रणबीर बरार बात करते हैं। बातचीत में तमंग बताते हैं कि वे पहले से ही शेफ का काम करते थे, फिर उन्होंने अपनी नौकरी बदल दी। 2015 में इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उनके दोनों हाथ चले गए। उनका ऑपरेशन हुआ और इसके बाद इतने ही हाथ डॉक्टर बचा पाए। रत्ना तमंग के पास 3 ऑप्शन थे। पहला था सुसाइड करना, दूसरा भीख मांगना और तीसरा हार न मानकर अपनी कुकिंग की कला को आगे इस्तेमाल करना। उन्होंने तीसरा ऑप्शन चुना। T20 वर्ल्ड कप में वेन्यू बदलने की बांग्लादेश की मांग को ICC ने ठुकरा दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आना ही होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर उसके अंक कटेंगे। सूत्रों के अनुसार
आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक वर्चुअल बैठक के दौरान बताया कि सुरक्षा कारणों से भारत से बाहर मैच खेलने का अनुरोध अस्वीकार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आईसीसी ने बीसीबी को कहा कि बांग्लादेश को टी20 विश्व कप खेलने के लिए भारत आना होगा, अन्यथा उसे अंक गंवाने पड़ सकते हैं। दूसरी ओर बीसीबी के सूत्रों का कहना है कि आईसीसी द्वारा अनुरोध अस्वीकार किए जाने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। दरअसल आईपीएल की टीम केकेआर ने हाल ही में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई के कहने पर रिलीज कर दिया था। बीसीसीआई ने यह फैसला घरेलू विरोध के चलते लिया, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत के लोगों में गुस्सा है। ऐसे में कई लोगों ने रहमान को आईपीएल में 9 करोड़ से ज्यादा की रकम में खरीदने का विरोध किया था।